Assalamu alaikum everyone and welcome back to the new video. In today's video we are going to solve paper 5 and this is October November 2024, right? So let's begin this paper. Now the point is the first question says us at a college the student chooses exactly one of the tennis, hockey and netball to play. Okay. The table shows the number of students in year 1 and year 2 at a college playing each of these sports. Fair enough. अब यहाँ पे अगर हम देखें बेटा तो यहाँ पे उसने हमें कहा क्या है, उसने हमें कहा ये है कि जी ईयर 1 है उसमें टेनिस 16 लोग खेल रहे हैं, हॉकी 22 है, नेटबॉल 12 है। ईयर 2 में टेनिस आपके पास 24 है, हॉकी आपके पास 18 है और नेटबॉल 22 है। वन स्टूडेंट इज चोजन एट अ रैंडम फ्रॉम द 120 स्टूडेंट्स। याद रखिएगा यहाँ पे उसने हमें टोटल बता दिया है 120 है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, ईयर 1 जो है इसका टोटल हमारे पास 50 है और जो ईयर 2 है हमारे पास उसका जो टोटल हमारे पास बनता है दैट इज गोइंग टू बी 70 और इन दोनों का सम अप दैट मेक्स अस 120 जो कि उसने क्वेश्चन में हमें दे दिया है। कहता है एक्स द स्टूडेंट इन ईयर 1, ठीक है, एंड द स्टूडेंट प्लेज नेटबॉल, ठीक हो गई। यहाँ पे उसने बता दिया है एक्स जो है वो आपके पास क्या है, दैट इज ईयर 1 का स्टूडेंट है और एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट प्लेज नेटबॉल। अब उससे हमें जो पूछा हुआ है उससे हमें कहा है प्रोबेबिलिटी इसकी बताओ। अच्छा ये जो बार होता है ना बेटा इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। सबसे पहले आपने ये जो ऊपर वाला है इसमें देखना है और इसके लिए आपने देखना होता है, इसको हम ये लिखते होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, गौर से देखिएगा, एक्स बार एन, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन एन, इसका लिखना है नंबर डिवाइडेड बाय आपने टोटल एन का लिख देना है, राइट। अब सबसे पहले ऐसा देखो स्टूडेंट जो कि ईयर 1 में हो और नेटबॉल खेलता हो तो वो आपके पास कितने हैं, दे आर गोइंग टू बी 12, तो ऊपर मेरे पास 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर जो कि आपके पास नेटबॉल खेलते हैं तो वो कितने बनेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 12 plus 28. So this makes us the answer which is going to be 12 divided by 40. राइट, सिंप्लीफाई करके लिखना है वो भी लिख सकते हैं, ऐसे छोड़ना है ऐसे भी लिख दे, तो आई एम सिंप्लीफाइंग एस व्हिच इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। फिर उसने यहाँ पे कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ n बार x, इसको कैसे लिखते हैं, इट इज गोइंग टू बी n इंटरसेक्शन x डिवाइडेड बाय आपके पास x आ जाएगा, विच मींस x रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर 1 का टोटल। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, नेट बॉल और ईयर 1, तो वो हमारे पास कितने हैं, दे आर गोइंग टू बी 12 डिवाइडेड बाय ईयर 1 का टोटल मैंने ऑलरेडी लिख दिया बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 50। तो यहाँ पे मेरे पास 12/50 आ जाएगा, ऐसे छोड़ना है ऐसे छोड़ दे, नहीं तो 6 डिवाइडेड बाय 25, दैट मेक्स द सिंप्लीफिकेशन। फिर उससे हमें कहा है डिटरमाइन वेदर और नॉट एक्स एंड एन आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट के लिए एक रूल होता था हमारे पास, इंडिपेंडेंट के लिए हम ये कहते थे दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप लोगों को नोट्स याद हो तो हम ये कहते हैं फॉर इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन एन शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, राइट। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसके इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं यस दे आर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज दे आर नॉट, राइट। तो आए जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालते हैं। सबसे पहले एक्स की प्रोबेबिलिटी, एक्स है फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने बनेंगे, दे आर गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मेरे पास कितनी हो जाएगी बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 50 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स 120। प्रोबेबिलिटी ऑफ n कितनी बन जाएगी हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी, नेट बॉल वाले टोटल कितने थे आपके पास, दे आर गोइंग टू बी अगेन 40 डिवाइडेड बाय 120, राइट। अब x इंटरसेक्शन n, राइट, वो कितने आपके पास, वो आपके पास 12 है, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन n उसको भी लिख देते हैं, 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 120।
अब अगर मैं इसको लिखूं तो हमने ये कंडीशन, बेटा देखो ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए ना, मींस राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल हो जाए, तो हम कहते हैं यस दे आर इंडिपेंडेंट। अगर नहीं हो रहा है तो फिर नो। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं, हमने फाइंड कर ली हुई है। 12 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 120। यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी 50 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय एन आपके पास कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 40 डिवाइडेड बाय 120। प्रोबेबिलिटीज मैंने ऑलरेडी फाइंड की हुई थी, सिंपल सिंपल यहाँ पे प्लेस कर दिया। आए जी फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं सिंप्लीफाई करके ये इक्वल आते हैं, अगर तो आ जाएंगे तो हम लिख देंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हुआ, दैट इज गोइंग टू बी 1/10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 5 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो इनको मल्टीप्लाई करके 1/10 तो नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दे आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक होगी बात। सो दिस इज द आंसर फॉर अस। नेक्स्ट उसने कहा है वन ऑफ द स्टूडेंट हु प्लेज नेट बॉल टेक्स 8 शॉट at goal, ठीक है, on each shot the probability that she will succeed is 0.15 independent of all other, ठीक है। टोटल उसने 8 शॉट लिए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल उससे अगर हमें 8 शॉट्स लिए हैं, तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे लिख देते हैं हम कि भाई हमारे पास जो n है दैट इज इक्वल्स टू 8 बन जाएगा। उससे क्या है द प्रोबेबिलिटी दैट शी सक्सीड व्हिच मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो उसने हमें दे दिया 0.15। क्यू अगर मुझे निकालनी है तो 1 माइनस 0.15 हो जाएगा विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0.85, राइट। उससे क्या है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी सक्सीड ऑन फ्यूअर देन 3 ऑफ दीज, फ्यूअर देन 3। बेटा याद रखें दो चीजें, अगर आप लोग मेरी वीडियोस जाके देखें तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास डाटा जब भी क्वेश्चन पढ़े तो देखा करें डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 शॉर्ट है विच मींस ये डिस्क्रीट डाटा है। डिस्क्रीट में अंदर 3 होते थे, एक तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, फिर बाइनोमियल था, फिर ज्योमेट्रिक था। तो अब इनमें से डिसाइड करना है क्या है, अब उससे टोटल n बताया हुआ है, तो n अगर बता दे तो ये हमारे पास क्वेश्चन बाइनोमियल का बन जाता है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर द बाइनोमियल। उसने कहा है फ्यूअर देन 3 शॉट्स, फ्यूअर देन 3 शॉट्स का मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 फाइंड करनी है विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। दैट इज गोइंग टू बी द वन। इस सब तीनों को एड अप कर देंगे, तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व अप करता हूं तो दैट इज गोइंग टू बी क्या बनेगा, 8c2 0.15 रेज टू पावर, यहां पे 2 आ जाएगा, डॉट 0.85 रेज टू पावर 6 प्लस 8c1 0.15 रेज टू पावर आपके पास 1 आ जाएगा, 0.85 रेज टू पावर 7 प्लस 8c0 0.15 रेज टू पावर 0 0.85 रेज टू पावर 8। तो इस पूरे को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनता है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0.895। दैट मेक्स अस द आंसर। क्लियर है जी? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट जो उससे हमें क्या कहा है, नेक्स्ट उससे हमें कहा है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड अलजब्रिक। ठीक है, सबसे पहले देख लिया करें क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास लेटर दिया हुआ है उसमें कोई रेपिटेशन तो नहीं है, तो मुझे स्ट्रेट अवे नजर आ रही है 2 रेपिटेशन है, 2 एज रिपीट हो रहे हैं, तो 9 लेटर्स हैं आपके पास, सो दैट इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स। बेटा याद रखा करें अरेंजमेंट बेसिकली परमुटेशन होती है, सो दैट इज गोइंग टू बी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 एज रिपीट हो रहे हैं, तो इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें सो दैट मेक्स अस 181,440, दैट मेक्स अस द आंसर। फिर उसने हमें क्या कहा है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 लेटर्स इन द word algebraic in which there is no more than 2 letters between 2 a's। अच्छा जी, now this is the key statement।
उससे कहा है नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स तो निकालनी है हमें, लेकिन आपके पास नो मोर देन 2 लेटर्स बिटवीन 2 A's होने चाहिए, राइट? नो मोर देन 2 लेटर्स। अब नो मोर देन 2 लेटर्स का मतलब क्या होगा? नो मोर देन 2 लेटर्स का मतलब ये है कि आपके पास 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन 2 से कम हो सकते हैं। मींस 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना हो, राइट? तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते होते हैं, गौर से देखिएगा। सबसे पहले यहां पे बॉक्सेस बना लो बेटा, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? इस तरह के ये मैंने डुप्लीकेट किया और डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है? लिस्ट अप करते हैं। उसने कहा है नो मोर देन 2 लेटर्स बिटवीन 2 A's। अच्छा, पहले तो मैंने एक ए लिखा यहां पे और एक ए लिखा यहां पे। अब यहां पे जो 2 लेटर्स है वो यहां पे मेरे पास पोजीशन हो जाएंगे, राइट? उनको क्रॉस आउट करो, मैं क्रॉस से नहीं लिख रहा हूं, ऐसे लगेगा लेटर है। फिर एक और भी बनेगा कि मेरे पास ए और ए यहां पे लिखा है, इनके दरमियान में 1 लेटर है। यहां पे मेरे पास 2 लेटर्स है दोनों एज के दरमियान, यहां पे मेरे पास दोनों एज के दरमियान 1 लेटर है, और यहां पे मेरे पास कोई लेटर नहीं है, 0 बिटवीन 2s, राइट? तो अब हमारे पास होगा क्या? अब हमारे पास जो बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, वो और से सबने देखना है। अब गौर से सारे देखिएगा, इधर क्या होगा? ये जो मेरे पास है उससे क्या है, बिटवीन 2 A's। ऐसा नहीं है कि एज शुरू में होंगे, ये वाले जो एज है ये आपके पास मूव भी कर सकते हैं, राइट? लेकिन ये जब मूव करेंगे तो एज अ ब्लॉक मूव करेगा, राइट? सबसे पहले ये जो नीचे वाला है इसको सबसे पहले करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास? इसके लिए हमारे पास क्या होता था, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके लिए रिमेनिंग के लिए काउंट करते होते थे, विच इज गोइंग टू बी 8 फैक्टोरियल। 2 A's रिपीट हो रहे हैं, नो डाउट हो रहे हैं बेटा। अगर तो आपने मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल करना है तो फिर डिवाइडेड बाय भी होगा। अगर आप उसको नहीं कर रहे तो फिर एज इट इज रहने दो, लिख रहने दो। तो ये आपके पास इसका बन जाएगा। ऊपर वाले को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7। सो दैट इज गोइंग टू मेक अस टू 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय। अब यहां पे एक क्लिक है, वो ये है कि बेटा यहां पे जो आपके पास रिमेनिंग लेटर्स रह गए उनमें से एक ने इधर पोजीशन भी होना है, पहले उसने यहां पे प्लेस भी होना है, फिर ये आपके पास होगा। तो हमारे पास टोटल 9 लेटर्स थे, 9 में से 2 निकल गए। 9 लेटर से -2 कर दो तो मेरे पास कितने लेटर्स बच गए? दैट इज गोइंग टू बी लेफ्ट विद 7। ये रिमेनिंग है। इन 7 में से एक लेटर ने आगे इधर प्लेस होना है, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई? इन 7 में से एक ने यहां पे पोजीशन होना है, तो मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 7C1। मींस इन 7 में से एक यहां पे लाके हमने प्लेस कर दिया। ठीक हो गई बात, राइट? ओके, उसके बाद ऊपर चलते हैं। 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 6 फैक्टोरियल। सो 6 फैक्टोरियल यहां पे आया, मल्टीप्लाई बाय इधर क्या होगा? अब इधर जो हमारे पास होगा वो कैसे सॉल्व होगा? वो हमारे पास क्या है, रिमेनिंग जो 7 है उनमें से 2 यहां पे आएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? 7C2। अब यहां पे मेरे पास बेटा याद रखें 7C2 तो कर दिया। अब 7C2 ने क्या किया है, इन 7 में से 2 को सिलेक्ट कर दिया। अब इन दोनों की आपस की अरेंजमेंट भी बनेगी, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये जो 2 है आपके पास इनकी आपस की हमें अरेंजमेंट भी बनानी पड़ेगी, तो वो आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो एक सोल्यूशन हमारे पास ये वाला बन जाता है। इसको अगर आप सॉल्व अप करो तो 8 फैक्टोरियल हमारे पास जो आता है दैट इज गोइंग टू गिव यू द आंसर, और पूरा जो हमारे पास आंसर आएगा इन तीनों को सम अप करना पड़ेगा, तो वो हमारे पास जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 105840।
सो दैट इज गोइंग टू मेक अस द आंसर। अब इस पूरे को हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या होगा, ये पूरी वर्किंग को एक और मेथड से भी कर सकते हैं, वो वाली भी देख लेते हैं। ये लिख देता हूं मैं इधर और, राइट। सबसे पहले ये वाला जो लास्ट वाला है, इसको तो हम स्ट्रेट अवे बाई 8 फैक्टोरियल करेंगे, इधर कुछ भी नहीं आएगा। इधर जो हमारे पास बनेगा बेटा, वो आपके पास क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी, पहले तो हम 7 फैक्टोरियल करेंगे रिमेनिंग के लिए, मल्टीप्लाई बाय, अब यहां पे मैं ये भी कर सकता हूं कि भाई जो रिमेनिंग मेरे पास 7 रह गए हैं उनमें से एक ने यहां पे पोजीशन होना है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 7p1। अब ये 7p1 करेगा क्या, ये 7p1 मुझे ये बताएगा कि भाई जो 7 है उनमें से एक सिलेक्ट भी कर दिया और उसकी अरेंजमेंट भी बन गई, ये 7p1 सारे काम कर देगा, राइट। इसी तरीके से ऊपर वाले में मैं क्या करूंगा, दैट इज गोइंग टू बी, यहां पे मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7p2 आ जाएगा। बेटा जब आप 7p2 करोगे, देखो अब फर्क समझो, यहां पे ऊपर वाले में मैंने क्या किया, मैंने क्या 7c2 किया मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल किया, क्योंकि 7c2 ने क्या किया, सिलेक्ट कर दिए, उसकी अरेंजमेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल किया। जब आपने यहाँ पे 7p2 कर दिया ना, तो ये क्या करेगा, ये आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी बना देगा कि किस तरीके से ये काम होता है, और सिलेक्ट भी कर देगा। तो 7p2 और 2c2 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, इनकी वैल्यू चेक कर लेना, एक ही आती है, राइट। अब अगर मैं इसको सम अप करूं तो वो मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू गिव अस द आंसर, और यहां से भी मेरे पास 105840, दैट मेक्स अस द आंसर। तो दोनों में से जिस मेथड से कर लो, दोनों से आपके पास आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ फेयर कॉइन एंड एन ऑर्डिनरी फेयर 6-sided dice are thrown at the same time, ठीक है। The random variable x is defined as follow, if the coin shows a tail x is twice the score on the dice, ठीक है। अगर टेल आ जाए तो जो भी x पे आपके पास है वो स्कोर ट्वाइस हो जाएगा। if the coin shows head x is the score on the dice if the score is even एंड एक्स इज जीरो अदरवाइज, ठीक है। अगर हेड आ जाए तो एक्स का जो स्कोर है वो आपके पास क्या होगा, वो इवन नंबर है तो वही स्कोर होगा, ऑड नंबर है तो फिर हमारे पास जीरो होगा। ऑब्वियसली बात है, या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो अदरवाइज का मतलब यहाँ पे ऑड है। अगर ऑड आ जाए तो हमने भाई कह देना जीरो है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या बनेगा, गौर से देखिए, उससे कहा है ड्रॉ अप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। एक्स के लिए वो आपके पास क्या कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। गौर से देखिएगा, एक्स के अंदर सबसे पहले यहां पे लिस्ट अप करना है कि एक्स के अंदर आ क्या क्या सकता है। एक्स में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले आपने डाइस को फेंका और आपके पास जो डाइस है वो आपको, लेट्स से डाइस में आपके पास नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, फेयर 6-sided डाइस है, डाइस में हमारे पास क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास, पहले हम बात करते हैं अगर हेड है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। हेड अगर मेरे पास आता है तो हेड के केस में उसने कहा है कि अगर आपके पास इवन आ जाएगा तो स्कोर वही है, ऑड आ जाएगा तो भाई जीरो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू मैं लिख देता हूं भाई जीरो हो गई, ठीक है। लेट्स से डाइस ने अगर 1 शो कर दिया तो 1 नहीं लिखेंगे, 1 एक ऑड नंबर है तो उसकी जगह पे जीरो आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या दे सकता है आपके पास, फिर जो नेक्स्ट आ सकता है वो आपके पास कितना आ सकता है, दैट इज गोइंग टू बी 2, प्रोबेबिलिटी बाद में करेंगे। फिर अगर 3 आ गया तो वो आपके पास जीरो बन जाएगा। फिर हमारे पास क्या बन सकता है, दैट इज गोइंग टू बी 4। फिर हमारे पास 5 अगर आ गया तो वो जीरो हो जाएगा, वो ऑलरेडी लिख दिया है। फिर हमारे पास क्या बन सकता है, दैट इज गोइंग टू बी 6। ये मेरे पास हेड से आउटकम आ सकते हैं। हेड मुझे दे सकता है 0, 2, 4 एंड 6। टेल क्या दे सकता है,
टेल की अगर हम बात करें तो टेल में आपके पास क्या है, टेल के लिए वो कह रहा है एक्स इज द स्कोर ऑन द ट्वाइस द स्कोर ऑन द डाइस। ट्वाइस मींस जो भी नंबर आएगा उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास 1 आया तो 1 पे 2 हो जाएगा, ऑलरेडी लिख दिया। 2 पे मेरे पास 4 हो जाएगा, ऑलरेडी लिख दिया। 3 पे मेरे पास क्या होगा, 6 होगा, ऑलरेडी लिख दिया। अब अगर 4 आएगा तो यहां पे मेरे पास 8 बन जाएगा। उसके बाद अगर 5 आएगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और उसके बाद मेरे पास अगर 6 आएगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, डबल कर देना है, 12 बन जाएगा। तो दैट कंप्लीट्स माय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक होगी बात। अब हमने लिखनी है इनकी प्रोबेबिलिटी। जीरो कैसे आ सकता है, जीरो आने की प्रोबेबिलिटी गौर से देखना बेटा। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू जीरो। जीरो कैसे कैसे आ सकता है, पहले तो भाई आपका जो कॉइन है वो आपको दे हेड विच इज गोइंग टू बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अगर मेरे डाइस ने दे दिया 1 तब भी मेरे पास जीरो आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1/6 हो गया। प्लस कॉइन दे दे मेरा 1/2 हेड, मल्टीप्लाई बाय अगर 3 आ जाए तो 1/6 उसका, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 1/6। तो इसको अगर मैं सारे को सॉल्व अप करूं तो दैट इज गोइंग टू बी 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 विच मेक्स अस 3/12। तो ये तो भाई यहां पे आ गया। सबको यहां तक सॉर्टेड है, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। फिर उसके बाद है जी 2। 2 कैसे आ सकता है, 2 कैसे आ सकता है, पहला तो भाई हेड आए मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेट अवे 2 आ जाए 1/6 नॉट 2। उसके बाद अगर मेरे पास टेल आए और मेरे पास जो है क्या कहते हैं 1 आ जाए, तो भी मेरे पास 1 का डबल कितना होगा, ट्वाइस कर देना है ना हमारे पास, तो 1 का डबल क्या होगा, 2 हो जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6। सो दैट इज गोइंग टू बी 1/12 प्लस 1/12। दिस मेक्स अस कितना 2/12। तो यहां पे मेरे पास 2/12 आ जाएगा, राइट। उसके बाद 4 कैसे आ सकता है, 4 आने के लिए हमारे पास कितना बनेगा बेटा, 1/2 फॉर दी टेल। उसके बाद आपके पास क्या है, इवन है ना, तो ये आपके पास 4 एज इट इज आ जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी 1/6 प्लस 1/2 फॉर दी हेड, और 2 का आपके पास डबल क्या होता है, दैट इज गोइंग टू बी 4। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो यहां से भी मेरे पास कितना आ गया, दैट इज गोइंग टू बी 2/12। तो यहां पे भी लिख देते हैं। फिर 3 कैसे आ सकता है, 3 आपके पास एक ही तरीके से बन सकता है, सॉरी 3 कह रहा हूं 6 हमारे पास कैसे बन सकता है, दैट इज गोइंग टू बी एक तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय टेल आए हेड आए और उसके बाद 6 आ जाए, सो दैट इज गोइंग टू बी 1/6 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 3 आ जाए, सो दैट इज गोइंग टू बी अगेन 2/12। तो यहां से मेरे पास इसका भी आ गया 2/12। 8 कैसे आ सकता है, 8 आने के लिए बहुत सिंपल है। 8 आने के लिए बेटा या तो टेल आएगी, पहले सबसे पहले टेल आएगी जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। इधर से सॉल्व कर देता हूं, x इज इक्वल टू 8, टेल आने की 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 मींस जब टेल आती है तो डबल कर देना है, तो 4 का डबल कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 8। तो 1 यहाँ पे 6 आ जाएगा विच इज गोइंग टू बी 1/12। तो ये लो जी 1/12 लिख दिया था। 10 कैसे आ सकता है, अगेन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। सो दैट इज 1/12। ये ले जी 1/12 आ गया। उसके बाद 12 आने की कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी x इज इक्वल टू 6। और 12 निकालना है तो पहले आपके पास क्या आ जाए, टेल आ जाए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6। सो दैट इज गोइंग टू बी 1/12। सो दैट कंप्लीट्स माय टेबल ओवर हियर। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड वेरिएंस। वेरिएंस फाइंड करने का मेथड क्या होता है, वेरिएंस फाइंड करने का बेटा फॉर्मूला होता था हमारे पास, फॉर्मूला फॉर द वेरिएंसेस। अगर किसी को नहीं याद होता है तो प्लीज डेटा बुकलेट खोल लिया करें।
क्या फॉर्मूला होता है? समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डॉट एक्स का स्क्वायर माइनस मीन ऑफ एक्स का स्क्वायर, राइट। तो सबसे पहले मीन ऑफ एक्स निकालते हैं। मीन ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए तो बहुत ही आसान होता है। मीन फाइंड करने का क्या तरीका होता है? सिंपल समेशन एक्स डॉट पी ऑफ एक्स। सिंपल प्रोबेबिलिटीज को अपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो दैट इज गोइंग टू बी 0 मल्टीप्लाई बाय 3/12 प्लस 2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2/12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2/12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2/12 प्लस 8 multiply by 1/12 plus 10 multiply by 1/12 plus 12 multiply by 1/12 जो कि 1 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास जो मीन आता है दैट इज गोइंग टू बी 4.5, राइट। अब जो आपको इसको माइनस करना है वो वेरिएंस के लिए किससे करना है? एक्स का स्क्वायर लेके पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है। सो दैट इज गोइंग टू बी, इसी सारी को मैं पकड़ लेता हूं, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, इसको यहां पे ले आता हूं मैं, और ये जो x की वैल्यूज है इनके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है अब आपको, और माइनस किसके होगा? मीन के स्क्वायर के, विच मींस 4.5 का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं वेरिएंस ऑफ x की बात करूं तो वो कितना आता है हमारे पास? दैट इज गोइंग टू बी 14.75। दैट मेक्स अस द आंसर, राइट जी। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए उसने हमें क्या कहा? कहता है द हाइट इन मीटर्स ऑफ अ व्हाइट पाइन ट्रीज आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखो हमारे लिए उसने एग्जामिनर ने हेल्प आउट कर दिया, उसने खुद ही बता दिया नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ऑफ 19.8 एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन 2.4 इन अ सर्टेन फॉरेस्ट देयर आर 450 वाइडर्स। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी बन गई बेटा हमारे पास? 450। और उसने कहा मीन आपके पास जो है म्यू की जो वैल्यू आपके पास है दैट इज 19.8, स्टैंडर्ड डिविएशन जो उसने बताई है दैट इज 2.4। उसने कहा है हाउ मेनी ऑफ दीज ट्रीज वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव लेस देन 18.2 मीटर्स। तो बहुत ही सिंपल है भाई, लेस देन क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन निकालना है 18.2। मेरी इसकी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने सिंपल सा एक्सप्लेन किया हुआ है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है स्टैंडर्डाइजेशन, क्या होगा? x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। इस तरफ फॉर्मूला लिखते होते हैं, इस दफा इस तरफ उसको इंप्लीमेंट करते होते हैं, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी x माइनस म्यू कितना है आपके पास? दैट इज गोइंग टू बी माइनस 19.8 डिवाइडेड बाय 2.4। ये हमारा स्टेप कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, लेट मी पिक माय कैलकुलेटर अप। सो दिस इज 18.2 minus 19.8 divided by 2.4 which makes us minus 0.667, राइट। नेक्स्ट केसेस अप्लाई करने होते हैं। लेस देन है, लेस देन को हम लिखते होते हैं 5 ऑफ माइनस 0.667। सो नेगेटिव को पॉजिटिव में करने के लिए 1 में से माइनस करना है। तो इसकी वैल्यू, दिस वैल्यू यू हैव टू गेट इट फ्रॉम द टेबल, राइट। सो 1 माइनस, इसको टेबल से कैसे लेंगे? आए जी टेबल पे चलते हैं। Where is the data booklet? This is the data booklet. Let's move towards the table. ये रहा। अब उसने कहा है 0.667, तो 0.6 पे आया मैं, यहां से चला 6 पे, 0 पॉइंट कितना है? 7454, और आगे भी 6 पे, या 7 भी कर लोगे तो कोई मसला नहीं है। लास्ट 3 डिजिट्स में ऐड कर दो,
क्या होगा 7747.0, राइट। तो यहां से मेरे पास क्या वैल्यू आ गई इसकी, दिस इज गोइंग टू बी 0.7477। तो यहां से अगर मैं इसको 1 में से माइनस करता हूं, सो दैट इज गोइंग टू बी 0.252, राइट। बट द क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीटेड येट। उसने कहा है हाउ मेनी ऑफ दीज ट्रीज वुड बी एक्सपेक्टेड। उससे कहा है नंबर बताना है हमें, हाउ मेनी ऑफ दीज ट्रीज। तो ये प्रोबेबिलिटी आई है, तो हमारे पास कैसे आएगा नंबर, 450 टोटल थे बेटा, so that is going to be 450 multiply by 0.252। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 450 multiply by 0.252, so that is going to make us to 113.4। क्योंकि उसने नंबर पूछा हुआ है तो नंबर के लिए हम कितना लिखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 113। अगर कोई बच्चा 114 भी लिख देता है, वैसे तो बनता नहीं है, लेकिन मार्किंग स्कीम अलाउ कर देती होती है, right? So this makes the answer over here. Moving towards the B part. B part क्या कहते हैं? B part हमें कहता है the height in meters of the red pines are normally distribution with the mean of this and the standard deviation of this. It is known that 26% अच्छा ऑफ द रेड हैव ग्रेटर देन दिस। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। हमें म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है बेटा, पहले तो इसको लिख दो, हाइट ग्रेटर देन 25.5 is equals to 26%। 26% कितना होता है, दैट इज 0.26, राइट। अब पहला स्टेप वही है, पहले तो स्टैंडर्डाइजेशन ही करते हैं। क्या बनेगा, 25.5 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी दी है उसने, 23.4 डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.26, राइट। एक वर्किंग स्टेप और करते हैं, यहां पे z आ जाएगा ग्रेटर देन 25.5 माइनस 23.4 है, सॉरी 25.5 माइनस 23.4, सो दैट इज 2.1। तो यहां पे आ जाएगा 2.1 डिवाइडेड बाय सिग्मा इज इक्वल्स टू 0.26। तो अब हमने क्या कर देना बेटा, लेट a इज इक्वल्स टू 2.1 डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो यहां से क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन a इज इक्वल्स टू 0.26। अब यहां पे मैंने क्या बताया हुआ है, यहां पे रुक के एक छोटा सा इधर ग्राफ बनाए, राइट, और ये आगे जी इस ग्राफ के बेल शेप। अब ए पॉजिटिव है, राइट, तो यहां पे अगर मैं मार्क करता हूं ए की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन आपके पास कहां होगा, ये वाला रीजन। तो ये रीजन जो है 0.5 से छोटा है, विच मींस 0.26, विच मींस ए की पोजीशन बिल्कुल ठीक मार्क की हमने। तो यहां पे मेरे पास क्या बनेगा बेटा, दिस इज गोइंग टू बी, अप्लाई करो केसेस, 1 माइनस 5 ऑफ ए is equals to 0.26, 1 minus 0.26 is equals to 5 of a। तो 1 minus 0.26 करते हैं, 1 minus 0.26 that is going to be 0.74 is equals to 5 of a, where a is equals to 5 inverse 0.74। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेबल से चेक करेंगे, आए करते हैं, 0.74 चाहिए, यस 0.74, ये देखो ये पड़ी हुई है 0.7389। हमें इसमें क्या ऐड कर दें, अगर मैं इसमें 10 भी ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 0.7399 विच इज 0.74। तो कितनी बन गई वैल्यू, यहां से ये वाली 0.64 और यहाँ पे 3, तो कितनी बन गई 0.6 4 एंड 3। आए जी, दिस इज गोइंग टू बी a इज इक्वल टू 0.63, कितनी थी
643. Now I am supposed to find the value of sigma. क्या बनेगा? अब बेटा ये जो लेट किया हुआ है ना, इसको पकड़ लो. क्या होगा? a इज इक्वल टू 2.1 डिवाइडेड बाय सिग्मा. तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? a की वैल्यू 0.643 आ गई, इज इक्वल टू 2.1 डिवाइडेड बाय सिग्मा. दिस इज सिग्मा इज इक्वल टू 2.1 डिवाइडेड बाय 0.643. तो कैलकुलेटर पकड़ते हैं. 2.1 divided by 0.643, and that makes us 3.265. तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज 3.2 कितना है जी? 65 है. 3 सिग्निफिकेंट फिगर करना होता है तो 7 कर देते हैं. दैट मेक्स अस द आंसर. राइट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. आए जी नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट उसने कहा है इन अ क्लास ऑफ 21 स्टूडेंट देयर आर 10 वायलिनिस्ट, 6 गिटारिस्ट एंड 5 पियानिस्ट. ठीक है. अ ग्रुप ऑफ 7 इज टू बी चोजन फ्रॉम 25. याद रखिएगा 7 को चूज करना है. द ग्रुप विल कंसिस्ट ऑफ 4 वायलिनिस्ट, 2 गिटारिस्ट एंड 1 पियानिस्ट. ठीक है. इन हाउ मेनी वेज दीज 7 कैन बी चोजन. तो सबसे पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है भाई. 10 है, उनमें से 4 पिक करने हैं. तो क्या हो जाएगा? 10C4 मल्टीप्लाई बाय 6 गिटारिस्ट हैं, इनमें से 2 पिक करने हैं, तो 6C2 मल्टीप्लाई बाय 5C1. ये तो भाई स्ट्रेट अवे आ जाएगा. और इसका जो हमारे पास आंसर बनता है दैट इज गोइंग टू बी 15750. That make us the answer. उसके बाद उससे हमें क्या कहा है? कहता है on another equation a group of 5 will be chosen from the 21. The group must contain at least 2 violinists, at least 1 guitarist and at most 1. अच्छा यहाँ पे बेटा स्टेटमेंट्स को बहुत गौर से पढ़ना है. एटलीस्ट 1 आप 2 होने चाहिए वॉयलिस्ट, एटलीस्ट 1 गिटारिस्ट एंड एट मोस्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास जो पियानिस्ट है वो आपके पास 1 होने चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. राइट. और टोटल जो आपके पास है वो 5 है. गौर से देखिएगा. पहले जरा ना सिनेरियो बिल्ड कर लिया करें. सिनेरियो अगर मैं बिल्ड करूं तो V वाले मेरे पास क्या है? 2. याद रखिएगा अभी मुझे जो ग्रुप बनाना है वो 5 का बनाना है. राइट. तो मेरे पास V वाले कितने हैं? उसने कहा है एटलीस्ट 2 होने चाहिए. राइट. तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं. गौर से देखिएगा. अगर मैं इसके 2 से स्टार्ट करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट ये आपके पास 2 आ जाएगा. गिटारिस्ट एटलीस्ट उसने कहा है एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं. राइट. तो हमारे पास यहाँ पे G इज इक्वल टू 2 कर देते हैं. और पियानोस जो है वो एट मोस्ट 1 है, तो विच मींस P जो आपके पास होगा वो 1 हो सकता है. इससे ज्यादा मैं नहीं पिक कर सकता. हाँ इससे कम हो सकता है, 0 कर सकते हैं P वाले को. तो मेरे 5 यहाँ पे पूरे हो गए. प्लस V वाले को कर देता हूं मैं 3 कर देता हूं. G वालों को मैं कर देता हूं 1 और P वालों को भी मैं कर देता हूं 1. पहले P वालों के 1 के सारे बना लेते हैं हम. राइट. तो ये मेरे पास P वालों के हो गए. अब आते हैं आगे. प्लस V वालों को मैं ले लेता हूं 4, G वालों को मैं कर देता हूं 1 और P वालों को मैं कर देता हूं 0. क्योंकि अगर उससे कहा है एट मोस्ट 1 का मतलब ये होता है कि आपके पास एक या उससे कम, ज्यादा नहीं हो सकते. फिर नेक्स्ट कौन सा बनेगा हमारे पास? V वालों को मैं कर देता हूं 3, G वालों को मैं कर देता हूं 2 और P वालों को मैं कर देता हूं 0. प्लस लास्ट कौन सा बनेगा हमारे पास? दैट इज गोइंग टू बी V वालों को मैं कर देता हूं 2, G वालों को मैं कर देता हूं 3 और P वालों को मैं कर देता हूं 0. ये मेरे पास सिनेरियो बन गया. राइट. इन सबको एड अप कर देंगे, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. सबसे पहले इधर स्टार्ट करते हैं. V जो आपके पास टोटल है वो 10 है. 10C2 मल्टीप्लाई बाय
जी आपके पास है 6C2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय पी आपके पास जो है दैट इज गोइंग टू बी 5C1 आएगा। ये मेरे पास पहला बन गया। प्लस यहां पे क्या आएगा, 10C3 मल्टीप्लाई बाय 6C1 मल्टीप्लाई बाय 5C0, नहीं 0 नहीं 1 है, प्लस यहां पे क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 10C4 मल्टीप्लाई बाय 6C1 मल्टीप्लाई बाय 5C0। इधर आ जाते हैं, इधर क्या आएगा हमारे पास, दैट इज 10C3 मल्टीप्लाई बाय 6C2 मल्टीप्लाई बाय 5C0, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 10C2 मल्टीप्लाई बाय 6C3 मल्टीप्लाई बाय 5C0, राइट। इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूं, द आंसर टोटल बिकम्स 10935, दैट मेक्स अस द आंसर फॉर अस। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। इस क्वेश्चन में याद रखिएगा ये सिनेरियो पहले बना लिया करें। सिनेरियो के वैसे नंबर नहीं होते, नंबर जो आपके पास होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। नंबर आपके पास होते हैं ये लिखने के, ये वाले लिखने के नंबर होते हैं, लेकिन सिनेरियो बना लिया करें। 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, रिस्क मत लिया करें इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो उसने हमें क्या कहा है, कहता है टीम ऑफ 15 रनर्स टुक अ पार्ट इन अ चैरिटी रन लास्ट Saturday. The time taken in minutes to complete the course by running from this to this, ठीक है। दो टीम्स हैं आपके पास बेसिकली, एक फैल्कन्स है और एक काइट्स है। ड्रॉ अ बैक टू बैक स्टेम एंड लीव डायग्राम टू रिप्रेजेंट विद द फैल्कन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बेटा अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करते ना कि जी फैल्कन को आपने लेफ्ट पे रखना है, फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी, आपको लेफ्ट पे ही लिखना है, राइट। और उससे हमें कहा हुआ है कि हमें बैक टू बैक ड्रॉ करना है। आए जी करते हैं। तो सबसे पहले दिस इज व्हाट यू हैव टू ड्रॉ। नेक्स्ट सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं जी फैल्कन्स, और ये आ गए जी काइट्स, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट इज द की। सबसे पहले बेटा की लिखा करो, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैंने 6 लिखा है, यहां पे 1 लिखा हुआ है और यहां पे 3 लिखा हुआ है, तो यहां पे बता दो कि भाई आपके पास 61 दैट मीन्स फॉर फैल्कन, क्योंकि लेफ्ट साइड पे फैल्कन है, और आपके पास 63 दैट इज फॉर द काइट्स, राइट। ये हमने की में बता दिया उसको। अब आए जी स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पे देखूं तो 38, 39, 42, 44, 46, 48 सारे चल रहे हैं। 3 से स्टार्ट होकर 76 तक जा रहा है, राइट। और एक बड़ा हमारे लिए आसान हो गया है कि भाई ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, और काइट्स वाला भी 3 से स्टार्ट होकर 65 तक जा रहा है। वो और से देखिएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा 3, यहां पे मेरे पास आ जाएगा 4, 5, 6, 7, राइट। और याद रखिएगा आपके पास इसके अंदर ऑर्डर बहुत मैटर करता है, और लकीली हमारे पास ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो ये तो बहुत ही आसान वाला है। फैल्कन्स की अगर आप बात करें तो 38 है, 3 लिखा हुआ है, 8 यहाँ पे, फिर उसके बाद 9, 42, 2 यहाँ पे, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 5, 0, 1, 2, 6, 8, 9, उसके बाद आपके पास 64 है, 4 इधर आएगा, 9 इधर आया, 76 यहाँ पे 6 आ जाएगा। काइट्स पे चलते हैं। काइट्स के लिए 32, 2 आएगा, उसके बाद 4 के बाद 0, फिर एक और 0, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 8, 5 के बाद है G2, 52, 54, 4 इधर आया, 8, 9, 9, 6, 0 के लिए 0, 1,
3 एंड यू हैव अ 5 एज वेल। तो ये ले जी आपका स्टेम एंड लीफ तो बन गया, राइट। फिर उससे कहा है फाइंड द मीन एंड द इंटरक्वार्टाइल रेंजेस ऑफ टाइम फॉर द फैल्कन्स। ठीक है, सबसे पहले कितने आपके पास है, उसने बताया 15 रनर्स। ओके जी, 15। फॉर्मूला क्या होता था मीडियन के लिए? The formula was n plus 1 divided by 2 th. So that is 15 plus 1 divided by 2 th, which is 16 divided by 2, eighth value, right? Eighth value of the falcon. बेटा याद रखिएगा, काउंटिंग बड़े ध्यान से करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज द 8 1। तो ये कितनी बन गई आपके पास? दैट इज 51। तो यहाँ पे लिख दो दिस इज गोइंग टू बी 51। दैट इज द आंसर फॉर द मीडियन, राइट। और साथ लिख देना बेटा ये मिनट्स है, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है इंटरक्वार्टाइल रेंजेस। फिर ठीक है, आगे चलते हैं। पहले आएगी लोअर क्वार्टाइल। फॉर्मूला क्या होता था आपके पास? दैट वाज n 15 plus 1 divided by 4 th, which is going to be the fourth value. और फिर upper quartile, that is going to be 3 times 15 plus 1 divided by 4 th, so that is going to be the 12th value। fourth value और 12th value निकालनी है। आइए जी निकालते हैं। 1 2 3 4, फोर्थ वैल्यू आपके पास आ गई जी 44। इसको सबसे पहले लिख दो 44 मिनट्स, और यूनिट्स लाजमी डाला करें। उसके बाद 12th वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, विच इज 59। तो यहां पे आपके पास कितनी आ गई बेटा? 59 मिनट्स। तो आपकी इंटरक्वार्टाइल क्या बन जाएगी? दैट मेक अस टू 15 minutes। That is the answer for us। That was quite easy question। उसने तो ऑर्डर में भी हमें दिया था, सिंपल सिंपल लिखना था हमें। I hope that is clear to everyone। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो हमें? नेक्स्ट उसने हमें क्या कहा है? कहता है लेट एक्स एंड वाई डिनोट्स द टाइम इन मिनट्स फॉर द रनर फ्रॉम the falcons and the runner for the kites respectively। ठीक है, mean and standard deviation for the time taken by all 3 team members from the two groups। अच्छा, आपको उसने कहा है x जो है वो falcons के लिए, ऊपर लिख देता हूं मैं, और ये आपके पास है जी kites के लिए y, राइट। उससे कहा है टू मीन बताओ, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 30 मेंबर्स के लिए। बहुत आसान है, गौर से देखो। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये देखो, फैल्कन्स के जो लोग हैं उनका सम ये है, काइट्स के जो लोग हैं उनका सम ये है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, समेशन ऑफ एक्स प्लस समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय आपके टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने बन गए? 15 उधर 15 उधर, 30 बन गए। तो यहां पे आप सॉल्व कर दो, बहुत ही आसान है। 792 प्लस 783 डिवाइडेड बाय 30। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दैट इज गोइंग टू मेक अस टू 52.5। सिंपल इजी पीजी क्वेश्चन। फिर उससे हमें क्या कहा है? स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालो। तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी बहुत आसान है भाई। स्टैंडर्ड डिविएशन में कौन सा मसला होगा हमें? गौर से देखिएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास क्या होगी? स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता था? क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन? आपको अगर निकालनी है तो दैट इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, माइनस होता था बेटा मीन के स्क्वायर के साथ। अभी पिछले क्वेश्चंस में भी फाइंड किया। अब क्योंकि उससे कहा है दोनों की कंबाइन निकालो, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पे जो बेटा फॉर्मूला बनेगा ना, वो आपको क्या करना है, गौर से देखो। समेशन एक्स का जो स्क्वायर है प्लस समेशन वाई के स्क्वायर से डिवाइडेड बाय एन जो कि 30 है, माइनस आपके पास क्या होगा? जो मीन कलेक्टिव आया है ये वाला, मैं स्ट्रेट अवे वैल्यू लिख रहा हूं 52.5 का स्क्वायर के साथ, राइट। तो यहां पे मेरे पास क्या बनेगा? समेशन एक्स का स्क्वायर कितना है?
राइट जी। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं स्ट्रेट अवे। इसको अगर हम एड अप करें तो दैट मेक्स अस 85727 divided by 30 माइनस, तो स्ट्रेट अवे मैं लिख रहा हूं जो स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास आती है दैट इज 10.1। राइट जी, दैट इज गोइंग टू बी सॉल्व लाइक दिस। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, कहता है इन अ गेम प्लेयर अटेम्प्ट टू स्कोर अ गोल बाय किकिंग अ बॉल इनटू द नेट्स। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट लीनो स्कोर्स अ गोल इज 0.4 ऑन एनी अटेम्प्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर्स। ठीक है, द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ अटेम्प्ट दैट इट टेक लियो टू स्कोर अ गोल। ठीक है जी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है, सबसे पहले उसने कहा है x इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन बना किसका, पहले ये सोचें, दिस इज द क्वेश्चन फॉर द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, ये ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है भाई, उसको गोल अटेम्प्ट करना है। तो p की वैल्यू 0.4 है, तो आपको उसने कहा है x इज इक्वल टू 5। क्या बनेगा, फॉर्मूला होता था q रेज टू पावर r माइनस 1 डॉट p। q आपके पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ये आपका p है 0.4, q क्या बन जाएगा 0.6। राइट, तो हमारे पास यहां से कितना बनेगा, 5 पे जाके सक्सेस मिले 0.4, यस सॉरी 0.6 रेज टू पावर 5 माइनस 1 डॉट 0.4। तो यहां से मेरे पास आंसर कितना आ जाता है, दैट विल बी इक्वल्स टू रेज टू पावर 4 that makes us the answer। राइट, फिर उसने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। कोई मसला नहीं है, आए निकाल लेते हैं। ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7। इन सारों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप कर दो। आए जी करते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्या बनेगा, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, q रेज टू पावर r माइनस 1 डॉट p। तो क्या होगा, q आपके पास कितना है 0.6 रेज टू पावर r, अब हमारे पास कितना है, दैट इज 3 माइनस 1 जो कि 2 होगा डॉट 0.4 इंटू p प्लस 0.6 रेज टू पावर r, अब आपका 4 है, 4 माइनस 1 कितना होता है 3 डॉट यहाँ पे 0.4 आ जाएगा प्लस 0.6 रेज टू पावर कितना होगा, r अब 5 है, 5 माइनस 1 कितना होता है 4 डॉट 0.4 प्लस 0.6 रेज टू पावर 6 माइनस 1 कितना होता है 5 डॉट 0.4 प्लस 0.6 रेज टू पावर कितना होगा 6 डॉट 0.4। राइट जी, इन सारों को सॉल्व करो स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर से, आंसर आपके पास आ जाएगा। कितना बनता है जी, दैट इज गोइंग टू बी 0.332। दैट मेक्स अस द आंसर। राइट जी, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट उसने क्या कहा है, कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लीनो स्कोर्स हिज सेकंड गोल ऑन और बिफोर द फिफ्थ अटेम्प्ट। अच्छा ये बेटा, ये रिसेंट ईयर्स में बहुत आ रहे हैं क्वेश्चन। राइट, अब इसका मतलब क्या है, वो आपसे कह रहा है कि जी उसका जो सेकंड गोल है वो ऑन और बिफोर फिफ्थ अटेम्प्ट हो जाए। राइट, तो वो आपसे पूछना ये चाह रहा है कि जी सेकंड गोल जो है वो उसका ऑन या बिफोर फिफ्थ अटेम्प्ट हो। राइट, और याद रखिएगा 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, गौर से सारों ने इधर देखना है, एवरीबॉडी फोकस ऑन दिस। राइट, गौर से देखें, तो सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले हमारे पास है कि ऑन और बिफोर फिफ्थ। बिफोर फिफ्थ अटेम्प्ट मींस कि वो
बिफोर फिफ्थ का मतलब क्या होगा, सारे केसेस बनेंगे, गौर से देखो। फर्स्ट सिनेरियो में हम क्या करें कि भाई सेकंड मींस, बेटा यहां पे ना क्वेश्चन को समझ लो, उसने लिखा हुआ है सेकंड गोल, राइट। सेकंड गोल जो है उसका ऑन या बिफोर फिफ्थ होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को जरा फोकस करके ना समझ लें, इसका मतलब क्या है। तो यहां पे मेरे पास बनेगा क्या, वो और से सारे देखिएगा। बेटा सेकंड गोल होना चाहिए फिफ्थ अटेम्प्ट या उससे पहले, राइट। तो सबसे पहले हम करते हैं कि भाई उसका सेकंड गोल हुआ फिफ्थ अटेम्प्ट पे, फिफ्थ अटेम्प्ट पे जाके उसने सेकंड गोल किया, 1 2 3 4 5, यहां पे जाके उसने गोल किया ही किया, राइट। ही मेड अ गोल ऑन दैट थिंग। तो यहां पे मेरे पास क्या होगा, यहां पे मेरे पास उसने गोल किया है, विच मींस दैट कि यहां पे उसके गोल करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, अगर आप लोगों को याद हो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना था, 0.4। यहां पे तो उसने गोल किया ही किया है। इससे पहले उसने एक और गोल किया, राइट। अब ये वाला जो आपके पास बनता है, वो आपके पास कैसे क्या चीज बन जाती है, बेटा ये वाला जो केस होता है ना प्रीवियस वाला, ये आपके पास बन जाता है बाइनोमियल, राइट। क्योंकि हमें नहीं पता उसने पहला गोल कब किया, वी डोंट नो। हमें सेकंड का पता है कि वो उसने फिफ्थ पे अटेम्प्ट किया है, राइट। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे जो मेरे पास बनेगा, टोटल आपके पास 4 अटेम्प्ट्स हैं, उसमें से एक गोल उसने किया है, तो यहां पे मेरे पास क्या बनेगा, 4C1 मल्टीप्लाई बाय 0.4, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा बेटा, रेज टू पावर क्या होगा, बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, 0.10 रेज टू पावर आपके पास 1 आ जाएगा, डॉट क्यू आपके पास कितना है, 0.6 रेज टू पावर 3, राइट। और ये जो आपके पास है इसको हमने मल्टीप्लाई भी करना है, किससे, मल्टीप्लाई बाय ये वाली प्रोबेबिलिटी जो कि उसने सेकंड अटेम्प्ट किया, राइट। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको बड़े ध्यान से किया करें, एग्जामिनर रिसेंट ईयर्स में ये वाले दे रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये मैंने कहा है कि भाई उसने गोल किया फिफ्थ अटेम्प्ट पे जाके, उसने कहा है फिफ्थ और बिफोर। अब चलते हैं बिफोर पे, ये भी तो हो सकता है वो फोर्थ अटेम्प्ट पे गोल करे, फोर्थ अटेम्प्ट, उसमें क्या होगा, 1 2 3, और यहां पे उसने गोल कर दिया 0.4। अब ये वाले जो होंगे पीछे वाले, इधर उसने एक और गोल किया, याद रखा करो बेटा हम सेकंड अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे भी आपके पास क्या करेंगे, ये बाइनोमियल बन जाएगा मेरे पास, 3C1 0.4 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 0.6 रेज टू पावर 2, और मल्टीप्लाई बाय किससे होगा, 0.4। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड अटेम्प्ट में अगर वो गोल कर दे, क्या बनेगा, 1 2 3, यहां पे वो गोल कर दे, तो ये वाला जो आपके पास दो वाला है ये बाइनोमियल बन गया, क्या बनेगा, 2C1 मल्टीप्लाई बाय 0.4 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 0.6 रेज टू पावर भी 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, 0.4, राइट। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में वो गोल कर दे, वो क्या होगा, ये, और यहां पे उसने गोल कर दिया, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे उसने गोल किया ही किया है, तो इसका मतलब 0.4 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सेकंड अटेम्प्ट में अगर उसने गोल किया है तो पहला गोल उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, तभी तो सेकंड अटेम्प्ट में उसने सेकंड गोल किया है। इन सारी प्रोबेबिलिटीज को आपको एड अप करना पड़ेगा। आए जी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 4C1 आपके पास 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दैट इज गोइंग टू बी 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 रेज टू पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय भी 0.4 है, तो दैट इज 0.13842, 0.13824।
इसको भी सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.4, 3 multiplied by 0.4 into 0.4 into 0.6 into 0.6. So that is 0.1728. इधर करते हैं 2 multiplied by 0.4 into 0.6 into 0.4. और ये कितना बन जाएगा 0.4 इंटू दस दैट इज 0.16। इन सारी प्रोबेबिलिटीज को आपने ऐड अप कर देना। So that is going to make us to 0.13824 plus 0.1728. So that is 0.663. राइट बेटा, ये वाले जो क्वेश्चन है दे आर डैम इंपॉर्टेंट। रिसेंट ईयर में एग्जामिनर दे रहा है इस तरह के क्वेश्चन, तो इनको जरा स्ट्रॉन्ग ग्रिप करके जाइएगा। राइट जी, आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है लीरो हैज 75 अटेम्प्ट्स, यूज अ सूटेबल अप्रोक्सीमेशन। यहीं पे रुक जाओ। दिस इज अ नॉर्मल बाइनोमियल क्वेश्चन। बाइनोमियल का क्वेश्चन सिनेरियो है, कन्वर्ट हम नॉर्मल में करके इसको सॉल्व करेंगे। यूज सूटेबल अप्रोक्सीमेशन का जब भी वर्ड आ जाए ये चीज इनमें ले आया करें। मोर देन 28, फ्यूअर देन 35। ओके, सबसे पहले भाई उसके 75 अटेम्प्ट्स हैं, n इज इक्वल टू 75 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है हमें 0.4, क्यू आपके पास है 0.6। सबसे पहले म्यू निकाल लो ताकि पता चल जाए कन्वर्ट हो भी सकता है कि नहीं। कितना बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी 30, राइट, विच इज ग्रेटर देन 5 है तो कन्वर्ट भी हो सकता है। स्टैंडर्ड डिविएशन भी यहीं पे निकाल लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 18 आती है, राइट। नो नीड टू गो इन डेसिमल एट द मोमेंट। उसने कहा है लियो स्कोर मोर देन 28 एंड फ्यूअर देन 35। यहीं पे रुक जाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन हमें निकालना है 28, लेस देन 35। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, राइट। उसके लिए मैंने क्या बताया हुआ रूल? मैंने उसके लिए एक रूल बताया था आप लोगों को। मैंने कहा था इधर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करो स्ट्रेट, ठीक है। इधर लिखो 28, इधर लिखो 35, राइट। इधर बनाओ एक डब्बा, इधर लिख दें 28, सॉरी 27.5, इधर लिख दो 28.5, इधर भी डब्बा बना दो 34.5, यहाँ पे आ जाएगा 35.5। आपको इधर से इस तरफ जाना है, राइट। तो कौन सी वैल्यूज लेंगे? यहां से मुझे चल के इस वाले बार से इधर जाना है, राइट। तो यहां से मुझे कौन सी लेनी पड़ेगी? एक्चुअली दैट इज गोइंग टू बी 28.5 और इधर से लेनी पड़ेगी 34.5। तो कंटिन्यूटी करेक्शन क्या बन जाएगी इसकी? दैट इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 28.5 लेस देन 34.5, राइट। दैट्स द मोस्ट इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व। अब वही वाला काम। पहला स्टेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता था? स्टैंडर्डाइजेशन, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। इधर क्या आएगा? 28.5 माइनस 30 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 18। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 34.5 माइनस 30 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 18, ठीक है। यहां पे आ गया बेटा z। इसको सॉल्व करते हैं स्ट्रेट अवे। 28.5 माइनस 30,
So that is going to be minus 0.353. So that is 1.0606, राइट जी। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो अब हमारे पास कितना होगा? दिस इज गोइंग टू बी फाइव ऑफ 1.061 कर देता हूं मैं, माइनस फाइव ऑफ माइनस 0.353। अब नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या करना होता है? 1 माइनस 0.353, राइट। माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। क्या बनेगा हमारे पास? 5 ऑफ 1.06 प्लस 5 ऑफ 0.353 माइनस 1। सो 5 ऑफ 1.06 कितना होता है आपके पास? इसको देखें अपने टेबल से, इसकी वैल्यू भी टेबल से आएगी, 1 में से माइनस करते हैं। तो मैं स्ट्रेट अवे लिख रहा हूँ, द आंसर इज 0.494। दैट मेक्स अस द आंसर फॉर दिस। I hope that is clear to everyone. Now, this comes to the end of this paper. For more papers, stay tuned to this. I hope you like this paper. Thank you so much.